सभी सम्मानित श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। और आज मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसमें पूछ रहे थे वो लोग कि व्यक्ति को 20 वर्ष से कम की आयु में मेडिटेशन क्यों सीखना चाहिए, साधना ध्यान सुमिरन क्यों करना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं 60 साल की उम्र होने के बाद जब घर के कामकाज से फ्री हो जाएं तब ईश्वर की आराधना ध्यान सुमिरन करना चाहिए। आप कहते हो बिलो 20 में सीखना चाहिए। ये क्यों सीखना चाहिए? तो इसके ऊपर इस बात को समझने के लिए पहले हमें मस्तिष्क की संरचना को और उसके क्रियाकलाप को समझना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर आपके सामने कहता हूं कि मनुष्य शरीर एक गाड़ी है जिसमें आत्मा पैसेंजर है और उसका ड्राइवर हमारा मस्तिष्क है, बुद्धि है। ड्राइवर जितना अच्छी तरह काम करेगा उतना ही पैसेंजर को सही ढंग से सही समय पे अपने सही ठिकाने पे पहुंचा देगा। तो ये रोल मस्तिष्क का है, ब्रेन का है। और अभी भी ब्रेन को विज्ञान पूरा नहीं समझ पाई है, काफी कुछ समझ। तो ये हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हम किस तरह से इसको प्रयोग में ला रहे हैं और किस तरह से इसकी पूरी प्रयोग में लाया जा सकता है, ये बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर विज्ञान ने बहुत कुछ खोज कर लिया है। तो आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं, मस्तिष्क की संरचना और मस्तिष्क का ज्यादा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेन कैसे हमारे जीवन में आ सकती है। और कल हमारा लोगों ने कहा कुंडली पे आप सुनाइएगा, तो कल हम लोग कुंडली पे करेंगे। ये मैं सोचता हूँ 4 दिन हमारा कार्यक्रम, 20 तारीख से हो सकता है इधर का लॉकडाउन खुलेगा तो इस कार्यक्रम को न कर पाए, पर 19 तक निश्चित रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहेंगे, एक एक विषय रोज लेते रहेंगे। तो सज्जनों, हमारे जीवन में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आत्मा, मन और ब्रेन, बुद्धि, मस्तिष्क। आज हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। विज्ञान ने जब इस ब्रेन पे ऊपर रिसर्च किया तो उनको क्या मिला कि इस ब्रेन में करीब, वैसे टोटल ब्रेन में तो करीब 85 बिलियन 8,500 करोड़ कोशिकाएं हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में न्यूरॉन्स कहते हैं। उसमें फिर जो हमारा मेन मस्तिष्क है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें करीब 15 से 16 बिलियन है। और जो सेरेब्रम है, मस्तिष्क से पीछे होता है, जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसमें करीब 69 बिलियन, 69 बिलियन का मतलब 6,200 करोड़ कोशिकाएं हैं। तो मेन जो हमारा मस्तिष्क है जिससे हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जो कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम, उसमें करीब 15 से 16 बिलियन है। 1 बिलियन सज्जनों 100 करोड़ होता है। आपको अगर पूरे साल का जनसंख्या आप ले तो करीब करीब 800 करोड़ है, पूरे विश्व की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। उससे डबल न्यूरॉन्स के केवल कॉर्टेक्स में है, मस्तिष्क में है। पूरे मस्तिष्क का वजन करीब 1.5 किलो है, जिसमें जो पीछे का हिस्सा है ब्रेन का कहते हैं, उसमें करीब ज्यादा 125 ग्राम होगा, 125-30 ग्राम है। और जो आपका ये जो मेन मस्तिष्क है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इसमें करीब करीब 1.25 किलो के आसपास, 1 किलो 150 ग्राम के आसपास इसमें वजन है। और ये हिस्सा ऐसा है, इसी में 16 बिलियन 1600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी आपको, हमको ईश्वर ने दे रखी है। एक न्यूरॉन लाखों कनेक्शन कर सकता है, एक न्यूरॉन। आप सोचिए 1600 करोड़ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन करें, कितने हो जाएंगे? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कहते हैं जो संसार में नंबर ऑफ एटम्स हैं
उससे भी ज्यादा ये संख्या हो सकती है कैलकुलेशन करने से। और भगवान ने इतनी मेहनत करके बना रखा है, इसकी देखभाल करने के लिए एक और कोशिकाएं हैं जिसको ग्लैल सेल्स कहते हैं, वो कम से कम इससे 10 गुना ज्यादा है। 16 बिलियन या तो 160 बिलियन, मतलब 16,000 करोड़ 16 वो कोशिकाएं हैं जो इन 16 देख को करना, जैसे काम करते हैं, ऐसे उन न्यूरॉन्स को मेंटेन करने भगवान ने हमारे मस्तिष्क के अंदर करीब 16,000 करोड़ ग्लैल कोशिकाएं बना रखी है, दे रखी है। कितना दयालु है वह, कितना आपका ख्याल कर रहा है, क्योंकि सारा काम मस्तिष्क से होता है। और वैसे तो ये जो हमारे अंदर ईगो होता है ना, हम कहते हैं मैंने ये किया, मैं ये करता हूं। अगर इसको वैज्ञानिक ढंग से देखें तो ये मूर्खता है हमारी, कि सारी बात, सारे काम कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है, मशीन कर रही है। जो मैं है वो तो केवल दृष्टा है, विटनेस है, देख रहा है कैसे काम हो रहा है। जिसको मैं कहते हैं वो तो आत्मा है। आत्मा तो कुछ कर नहीं रहा, वो तो देख रहा है, साक्षी रूप से है वह तो। पर अहंकार के वशीभूत होके हमारी बुद्धि ने कुछ भी अच्छा कर दिया, मैंने ऐसा किया करके हम कहते हैं। वह मशीन कर रही है, ये कंप्यूटर है। ये भी साइंस ने जो कंप्यूटर बनाया, हमारे ब्रेन की नकल करके बनाया, और बाद में उसी की नकल करके सुपर कंप्यूटर बनाया। एक सुपर कंप्यूटर अरबों कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। क्या क्या स्पीड होगी आप सोचिए। हमारे मस्तिष्क में भी वैसी क्षमता है, पर क्या है कि हम मस्तिष्क का बहुत कम उपयोग कर पा रहे हैं। साइंस कहती है, विज्ञान कहती है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानता है, वह भी मुश्किल से 5 से 10% अपनी ब्रेन का, न्यूरॉन्स का उपयोग कर रहा है। बाकी उसके सारी कोशिकाएं, जो 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं, वह डोरमेंट पड़ी है, सोई हुई पड़ी है। आप समझ लो, कहीं की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, और 130 करोड़ में खाली 10 करोड़ लोग काम करें, बाकी सोए रहे, क्या होगी हमारे देश की स्थिति? सबके सब काम करें तब प्रोग्रेस करती है कंट्री। यही बात हमारे मस्तिष्क पे भी लागू होती है। हमारे मस्तिष्क से सारे न्यूरॉन क्रियाशील हो जाए, काम करने लग जाएं, तो हमारे मस्तिष्क की क्षमता 100 गुना बढ़ जाएगी। इस क्षमता को बढ़ाने का कार्य कैसे करना है, इस पर विज्ञान रिसर्च कर रही है कि मस्तिष्क की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। ये जो हमारी 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं, जिसमें से हम मुश्किल से 50-100 करोड़ यूज कर रहे हैं, ये बाकी कोशिकाएं जो सुसुप्त पड़ी हुई है, डोरमेंट पड़ी हुई है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पे विज्ञान रिसर्च कर रहा है। तो जो हमारा कॉर्टेक्स है, मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है, वह अखरोट की तरह, बिल्कुल अखरोट है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स कितने लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने जी चीजें, जिस अंग की नकल बनाई है, उस चीज को खाने से अंग मजबूत होता है, तेज होता है। इसलिए कहते हैं अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ये बिल्कुल उसकी शकल में बना हुआ है। दोनों की डिजाइन सेम है। और आप अखरोट में देखेंगे तो अखरोट के 2 हिस्से होते हैं ऐसे जोड़े हुए, बीच में एक परत होती है जिससे वो कनेक्टेड होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। हमारे कॉर्टेक्स के भी, मस्तिष्क के भी 2 हिस्से हैं, बायां हिस्सा, दाहिना हिस्सा, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और बीच में जो परत है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम।
उसके अंदर भी 200 मिलियन का मतलब होता है आपका करीब करीब 20 करोड़ कोशिकाएं उसके अंदर भी है। उसका काम क्या था कि जब दोनों मिलकर के ब्रेन काम करने लग जाए तो उसको संयुक्त रूप से निर्णय लेने की क्षमता वो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू होती थी। पर अभी तो सारा गड़बड़ मामला हो रखा है। मैं ये सब इसलिए सुना रहा हूं कि मैं प्रूव करने जा रहा हूं आपको लास्ट में कि बचपन में छोटी उम्र में ही क्यों हमको मेडिटेशन ध्यान सिमरन करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम ब्रेन पावर को, इसलिए हमने टॉपिक उसको ना रख करके इसको रख दिया कि ब्रेन पावर का यूज करना कैसे संभव है और वहीं ध्यान सिमरन छोटी उम्र में करना कितना जरूरी है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो मैं कह रहा था विज्ञान ने जब पता लगाया तो देखा इसके दो भाग हैं, बायां भाग और दाहिना भाग, जिसको हम सिंपल भाषा में बायां मस्तिष्क और दाहिना मस्तिष्क कह दें, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो क्या पाया विज्ञान ने कि हम बाएं मस्तिष्क हमारा कुछ हद तक सक्रिय है और दाहिना मस्तिष्क बहुत कम सक्रिय है, किसी का 0.5%, किसी का 1%, किसी का 1.5%। तो क्या डिसबैलेंस हो गया। आपके दो पांव पे आप चलते हैं, वैसे आप देखिए शरीर में सब चीज भगवान ने हमको डबल दे रखी है। डबल से कार्य क्षमता दुगनी नहीं होती है बल्कि 10 गुनी हो जाती है। आप एक हाथ से काम जितना कर सकते हो, दो हाथ से ये नहीं कि आप डबल काम करोगे, आप उससे 10 गुना काम कर सकते हो। आप एक पांव से चलो और दो पांव से चलो, कितनी स्पीड बढ़ जाती है। भगवान ने ओठ दो दे रखे हैं, कान दो दे रखे हैं, आंखें दो दे रखी है, नासिका के जो नथुने वह दो दे रखे हैं, पांव दो दे रखे हैं, किडनी भी डबल है, फेफड़े भी डबल है, हर चीज आपको डबल दे रखी है। उसके हमेशा दो भाग दे रखे हैं जिससे कोई डबल आपका फंक्शन हो जाए। ऐसे सज्जनों ब्रेन के भी दो भाग हैं, डबल ब्रेन दे रखा आपको। पर अगर हम सिंगल ब्रेन को यूज कर रहे हैं, को नहीं कर रहे, तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष हमारा है। आज कोई व्यक्ति तकलीफ पा रहा है, बहुत सी समस्या में है, जिससे उसको टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इस सब का कारण हम ही है, भगवान नहीं है। क्योंकि हमने जो उसने कैपेसिटी दे रखी है उसको हम प्रयोग में नहीं ला रहे। जो मैंने कई बार कथाओं में आपको सुना रखा कि भिखारी धन के खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, खजाने पे बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है। उसने अपने नीचे खजाना कभी निकाल कर देखा नहीं, निकालने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही हमारे अंदर ये जो मस्तिष्क की कैपेसिटी है, अगर हम इसका उपयोग करना सीख जाएं, मन की शक्ति को समझ लें, तो संसार में दुख नाम की चीज नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्रों को दुखी नहीं देखना चाहता। वो कोशिश करता है कि मेरे पुत्र मेरे से भी अच्छी तरह सुखी रहे। सज्जनों, भगवान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पिता में माता पिता में जो बच्चे के प्रति भावना होती है, वो भी ईश्वर प्रदत्ति है, और यही भावना ईश्वर के अंदर आत्माओं के प्रति है। पर बच्चा कहना न माने, जबरदस्ती गलत जाए तो क्या करेगा भाई। और इसीलिए स्वयं अवतार लेकर महान पुरुष भगवान आते हैं विभिन्न रूपों में। कभी विष्णु के रूप में आए, तो कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, कभी बुद्ध के रूप में आए। वह इसलिए अवतार लेते हैं कि मैं मेरे पुत्रों को सही मार्ग दिखा के सुखी और संपन्न बना दूं, आनंदमय जीवन बिता सके। इसलिए समय समय पे अवतार होते हैं। पर फिर भी हम क्या करते हैं, जब अवतार आता है तब उसको मानते नहीं, जाने के बाद फोटो रख के पूजा करते हैं। सजनों, जीता जागता डॉक्टर काम आता है, जीता जागता राजा काम आता है, जीती जागती चीजें ही काम आएगी, है ना। तो महापुरुष भी जीता जागता काम आएगा। बीता हुए महापुरुष से हम बहुत सी प्रेरणा ले सकते हैं, पर हमारी प्रेजेंट समस्या का हल समय का महापुरुष से ही करेगा, क्योंकि वह देश काल परिस्थिति को लेकर हमको समझा सकता है। भगवान कृष्ण के समय में दूसरी परिस्थिति थी, राम के समय में दूसरी परिस्थिति थी। आज के समय में जो परिस्थिति है,
आज के समय में जो महापुरुष संसार में मौजूद है वह हमारी समस्या हल कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि भगवान ने हमको इतनी बड़ी क्षमता दे रखी है, विज्ञान कहता है हम उसका 5 से 10% पावर ही उपयोग कर रहे हैं। कारण ढूंढा तो क्या मिला? दोनों ब्रेन दोनों मस्तिष्क काम नहीं कर रहे हैं। आपके 2 पाँव में एक पाँव ठीक से चल रहा हो और एक पाँव में गड़बड़ हो तो आप कितनी तेजी से चल पाएंगे? जब तक दोनों पाँव बराबर मजबूत नहीं होंगे आप दौड़ नहीं लगा सकते। दोनों हाथ के आपके बराबर क्षमता नहीं है तो आप अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। ऐसे जब तक दोनों ब्रेन बराबर के एक्टिव नहीं होंगे, उनके न्यूरॉन्स दोनों तरफ के न्यूरॉन्स बराबर में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक आप ब्रेन की क्षमता का सही उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। एक न्यूरॉन के अंदर में, एक कोशिका के अंदर में लाखों कनेक्शन करने की क्षमता है। तो आप देखिए ना, दिमाग की कैपेसिटी कितनी जबरदस्त है, इसकी क्षमता कितनी विशाल है। जानते हैं, इसके बाद बूढ़े हो जाते हैं और जब मृत्यु का समय आता है शमशान घाट में ले जाते हैं और हिंदू रीति में उसको जलाते हैं। जलाते समय ये जो मस्तिष्क का हिस्सा है ये जलता नहीं जल्दी से, इतना मजबूत इतना बढ़िया बनाया हुआ है भगवान का। तो लड़का क्या करता है, एक बांस से उसको फोड़ करके अग्नि को स्वाह कर देता है। अमूल्य चीज आपके जीवन में आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाए और वह हमारे बिना उपयोग के हम चले जाते हैं। ये है मानव की वास्तविक दशा, वास्तविक गाथा। तो अध्यात्म विज्ञान कह रहा है कि इसका अगर हम उपयोग कर दें दोनों मस्तिष्क का, तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन सकता है। और इसी थ्योरी पे कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर बना। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी 2 पावरफुल प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक बाईं तरफ है एक दाहिनी तरफ है। अगर दोनों प्रोसेसर मिलकर काम करें तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाएगा। फिर हम मांगने वाले नहीं बन करके देने वाले बन जाएंगे, संसार का भला कर सकेंगे, संसार को रास्ता दिखा सकेंगे, अपना भी भला कर पाएंगे, औरों का भी भला कर पाएंगे। ये क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। तो जरूरी क्या आया, समस्या कहाँ आई कि दोनों ब्रेन हमारे विकसित हो। और देखिए कितनी विचित्र बात है, जब बच्चा जन्मता है, छोटा बच्चा, विज्ञान ने सेंसर लगा के जब उसके मस्तिष्क के तरंगों को स्टडी किया तो क्या पाया कि जब बच्चा जन्मता है उसका ब्रेन का मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा सक्रिय मिला, उनको बाएं हिस्से की सक्रियता नील मिली, 0 मिली। बाएं हिस्से को हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। तो जब वो बच्चा बाहर आता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, पूछता है क्या है, क्यों है, कैसे है, भाषा बोलना सीखता है। ये सारा जो काम हम बच्चा करता है, इससे उसका बायां मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा निष्क्रिय पड़ा था, उसके न्यूरॉन्स धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं और उसका बायां मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ती चली जाती है। उसके बाद स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज की जितनी पढ़ाई है वो सारे बाएं मस्तिष्क को, न्यूरॉन्स को, उसके कोशिकाओं को सक्रिय करती है, बाएं मस्तिष्क को एक्टिव करती है। अब हुआ क्या, गड़बड़ हो गई। हमने बाएं मस्तिष्क को तो पढ़ाई और इससे एक्टिव करते शुरू गए, दाहिने मस्तिष्क को भूल गए और धीरे धीरे दाहिना मस्तिष्क निष्क्रिय होता चला गया, डोरमेंट होता चला गया। आपके पास मान लीजिए 2 मोबाइल है, आपके हाथ में 2 मोबाइल है, आप चार्जर को एक में लगाओगे खाली हमेशा और दूसरे में नहीं लगाओगे तो क्या होगा, दूसरे की बैटरी डाउन होती चली जाएगी। एक चार्जर आपके पास है, 2 चार्जर है नहीं। तो चार्जर को अगर आप दोनों में नहीं लगाते हैं समय समय पे तो दोनों मोबाइल चार्ज में नहीं रहेंगे। गर्म में हमने दाहिने मोबाइल में चार्जर लगाया
दाहिने जो चार्जर लगा उसने दाहिने मस्तिष्क को सक्रिय किया, जो भी प्रोसेस था उस प्रोसेस को अभी में डिस्कस करेंगे। बाहर अगर हमने उसमें चार्ज लगाने छोड़ दिया दाहिने वाले में और बाएं में चार्ज करते गए तो बाएं मस्तिष्क सक्रिय होता चला गया, दाहिना मस्तिष्क निष्क्रिय होता चला गया। ये सच्ची सारे मानव जीवन की है। विज्ञान ने इसको प्रमाणित किया है कि व्यक्ति का दाहिना ब्रेन बाएं ब्रेन की तुलना में बहुत कम विकसित है, बहुत कम सक्रिय है। और जब तक दोनों सक्रिय नहीं होंगे हम मस्तिष्क का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। मैं जब एक कॉलेज में प्रोग्राम कर रहा था तो एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा, बोला जी हम ये डिग्री लेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, एमबीए की डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने से ये डिग्री केवल हमारे लिए डिग्री रहती है या हमारे जीवन को भी पूरे को बना देती है? मैंने कहा भैया डिग्री तो डिग्री तक ही रह जाती है, मानव जीवन को संपूर्णता ये डिग्री नहीं दे सकती। क्योंकि जो हमको पढ़ाया गया, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, उन्होंने हमारे बाएं मस्तिष्क के कोशिकाओं को, न्यूरॉन्स को कुछ हद तक सक्रिय किया, पर दाहिना मस्तिष्क हमारा निष्क्रिय पड़ा रहा। और सज्जनों, दोनों मस्तिष्कों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग गुण हैं। जो गुण बाएं मस्तिष्क में वह दाहिने में नहीं है, जो दाहिने में और बाएं में नहीं है। भगवान ने अलग अलग गुण दो हिस्सों में बांट रखे हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी आजकल आपको ये सब बातें मिल जाएगी काफी हद तक। लॉजिक, डिस्कशन, एनालिसिस, कॉशन, तर्क करना, शास्त्रार्थ करना, भाषा, प्लानिंग करना, किसी चीज का पे विचार करना, ये सब चीजें बाएं मस्तिष्क में है। और यही हम दिन भर में हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है। दाहिने मस्तिष्क में स्पेशल क्वालिटीज है जिसको हम इंट्यूशन और क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नई रचना करने की क्षमता, कोई नया कुछ निकालने की जो क्षमता है वो दाहिने मस्तिष्क में है, जिसको अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं। और इसमें इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन एक ऐसी चीज है, उसका आप आकाशवाणी समझिए या इसको अंतर प्रेरणा कहते हैं सिंपल भाषा में। ये क्या है इसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि इंट्यूशन क्या होता है, कैसे आता है। तो ये दो के अलग अलग सिम्टम्स हैं। मैंने तो जब दोनों मस्तिष्क के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की तो मुझे क्या मिला कि बायां मस्तिष्क, भगवान ने जो ये सब चीजें बाएं मस्तिष्क में डाले हैं, ये डेली यूज की चीज। जैसे आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप 15 दिन 1 महीने के टूर पे जा रहे हैं, आप पूरा घर उठा के नहीं ले जाते। आप एकदम जरूरी चीजें हैं, आपको डेली तकलीफ रहेगी, उन चीजों को आप इस कैलकुलेशन करके सावधानी से सब समझ करके उतनी चीजें अपने साथ ले जाते हैं। घर में तो फ्रिज भी है, टीवी भी है, पलंग भी, बहुत सी चीजें होती है, वो सब आप टूर में अपने साथ नहीं ले जाते। घर की सुविधा सारी टूर वाले में नहीं होती है, पर जो टूर में जो चीजें ले जा रहे हैं वो आपके लिए अति आवश्यक भी है। फिर बिल्कुल ऐसे बायां मस्तिष्क और दाहिना मस्तिष्क है। तभी विज्ञान कहती है, बाएं मस्तिष्क कहती है, इट इज अ क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड कैपेसिटी। ये सीमित क्षमता वाला बंद भाग है। और दाहिने को कहती है, इट इज एन ओपन वन विथ अनलिमिटेड कैपेसिटी। असीम है, बहुत, किसी कोई लिमिट नहीं है, इतना जानकारी ही दे सकता है हमको। अब इस पे जब हम मंथन करते हैं तो क्या पता लगता है दोनों में क्या अंतर है। मोबाइल की एक लिमिट है, 56 GB होगी, 112 GB होगी, 264 GB होगी। उससे ज्यादा इसमें आप सामान जानकारी नहीं डाल सकते। और जितनी आपने डाली है जानकारी उतनी ये बताएगा, उससे ज्यादा नहीं बता सकता।
जो फाइलें, जो फोटो आपने इसके अंदर डाल रखी है, इतना बताएगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। तो बायां मस्तिष्क जो हमारा एक मोबाइल की तरह है, चाहे आप उसको स्मार्टफोन बोलो, एंड्रॉइड बोलो, आईफोन बोलो, कुछ भी बोलो, वो अलग बात है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, पर एक मोबाइल की तरह हमारा बायां मस्तिष्क है। जितना आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया है, वो सब बाएं मस्तिष्क में स्टोर करके रहता है। आप मेमोराइज, उसको रिपीट कर सकते हैं, उसको जानकारी को दोबारा बाहर ला सकते हैं। तो इसको कहा क्लोज्ड वन विद लिमिटेड कैपेसिटी, सीमित क्षमता वाला भाग है। पर इसी अगर आप चाहें कि मैं अनंत क्षमता दे दूं इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे? अनंत जानकारियां इसी मोबाइल से आप प्राप्त करना चाहें तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप सब जानते हैं इसका आंसर। हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। नेट का कनेक्शन लेने के बाद इसकी क्षमता कितनी बढ़ गई? 5 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी। आप कहोगे जी अनंत क्षमता हो गई इसमें। कुछ भी जानकारी ले लो, फिर तो गूगल के सर्च इंजन में डालना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। जो इसके अंदर नहीं है, जो कुछ आपने इसमें डाल रखा है, उससे हजारों गुना ज्यादा जानकारियां आप बिना मोबाइल में स्टोर किए प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। सज्जनों, ये जो दाहिना ब्रेन है, मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा, राइट ब्रेन जो है, वो बिल्कुल हमारा अंदर का इंटरनेट है। मैं सच कह रहा हूं आपको। जिस वैज्ञानिक ने इंटरनेट का आविष्कार किया, उसने दाहिने ब्रेन की नकल की है और कुछ नहीं किया है। इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट से आपके पास जानकारियां कैसे आती है? एक बड़ा सर्वर है, अमेरिका में होगा शायद वह, जिस सर्वर में बहुत सी जानकारियां लोगों ने डाल दी है। ये वहां से जानकारियां निकाल के ले आता है, ये वहां से इंटरनेट इस मोबाइल को उससे कनेक्ट कर देता है। उस सर्वर से में जो जानकारियां हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से वो जानकारियां ले आता है। यही काम दाहिना ब्रेन, इसलिए दाहिने ब्रेन को इंट्यूटिव और क्रिएटिव ब्रेन कहा गया। विज्ञान पहले तो बहुत कुछ नहीं मानती थी, अब जब विज्ञान ने रिसर्च करती गई, विज्ञान में प्रगति होती गई, खोजें बढ़ती चली गई, तब विज्ञान ने अब स्वीकार किया है कि सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला एक ग्लोबल ब्रेन है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, एक कॉस्मिक सर्व, हमें यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। वह जो यूनिवर्सल माइंड है, वो जो महामस्तिष्क है, वो सारे सिस्टम को, सारी को कंट्रोल कर रहा है। वो वह सर्वर है जिसमें सारी जानकारियां हैं। वैज्ञानिकों ने जितने आविष्कार किए वो कहां से किए? न्यूटन ने E=mc² जो फॉर्मूला निकाला, कहां से निकाला? आइंस्टाइन ने E=mc² निकाला, कहां से निकाला? न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी पता लगाया, कैसे पता लगाया? वो फल तो औरों के सिर पे भी गिरा होगा, कईयों के सिर पे गिरा होगा और चोट लगी और अरे ये फल गिर गया करके चल दिए होंगे। न्यूटन ने के अंदर प्रश्न आया कि फल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगा लिया। पर वह पता कहां से लगा, जानकारी कहां से आई? वो सज्जनों कॉस्मिक सर्वर से। अगर आप उसे कनेक्ट कर लेते हैं तो बस हर चीज की जानकारी उसके अंदर है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। इसलिए जिसका बाएं मस्तिष्क से साथ साथ दाहिना मस्तिष्क भी सक्रिय है, वह शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टेंशन और डिप्रेशन में जाएगा। उसको टेंशन और डिप्रेशन होगी नहीं, समस्या आएगी, व्यक्ति के जीवन में आती है। आप अगर महापुरुषों के जीवन को भी देखेंगे तो उनके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं थी, पर उन समस्याओं ने उनके अंदर डिप्रेशन नहीं लाए, टेंशन नहीं क्रिएट किया। वह हंसते हुए उन्होंने सारी समस्या को हल करते चले गए और जीत, विजय को प्राप्त करते चले गए। यही आदर्श उनका देख के हमको भी वही लाइन अपनानी चाहिए, और ये संभव है।
अगर आपके बाएं मस्तिष्क के साथ साथ दाहिना मस्तिष्क काम कर रहा है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम अंग्रेजी में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन कहते हैं, वह आपके जीवन को सारी सुविधाएं, सारे सुख, सारे शांति, सब कुछ दे सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर है। तो दाहिना ब्रेन हमारे अंदर का इंटरनेट है, और वह जो कॉस्मिक सर्वर है, ईश्वरीय सर्वर, ईश्वर शब्द से कई लोगों को एलर्जी होती है, का प्रयोग नहीं करते हैं, कर भी दे तो फर्क नहीं समझना। उस प्राकृतिक सर्वर कहो, एक कॉस्मिक सर्वर कहो, यूनिवर्सल माइंड कहो, ये सब भाषा के फर्क है। आखिर है वह ईश्वरीय सर्वर ही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की चीज नहीं है, क्रिएटर नहीं है, पर अब धीरे धीरे विज्ञान इस बात में थोड़ा सा सोचने लग गया है। क्योंकि मुझे एक छोटी सी बीच में बात याद आ गई। एक लड़का आस्तिक था, उसका फादर नास्तिक था। तो वह लड़का पिताजी से पूछता था, पिताजी ये संसार कैसे बना? बोला हीट, एनर्जी और मोशन से अपने आप बन गया, और अपने आप ये कण जुड़ते चले गए, ये सारा क्रिएशन हो गया। ऐसे तर्क उसका नास्तिक पिता दिया करता था। लड़के ने एक दिन क्या किया, एक बहुत अच्छा चित्र बनाया, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी थी, इसको फ्रेमिंग करके पिताजी के ड्राइंग रूम में लटका दिया। शाम को उसका पिता आया, देखा बहुत सुंदर। अरे बोले ये ड्राइंग कहाँ से आ गई भाई, किसने बनाई, किसने लगाई? बोला पिताजी पता नहीं। बोला अपने आप कैसे लग जाएगी? बोला पिताजी हो सकता है कहीं से पेपर उड़ता हुआ आया, कहीं से रंग उड़ते हुए आए, कहीं से ब्रश उड़ता आया, और इसके ऊपर हवा चली और ये इसके ऊपर लग गए, और फिर कहीं से हथौड़ी आई, कहीं से ये फ्रेम की काट आए, और करके सारा बन करके इसमें फिक्स हो गए, लग गए होंगे। हीट एनर्जी मोशन से हुआ होगा ये काम। पिता का आया गुस्सा, उसको एक थप्पड़ लगाया, बोला तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये अपने आप हो ही नहीं सकता। इतना सुंदर चित्र है, और इस ढंग से सजा करके सिस्टम एकदम ठीक जगह लगाया हुआ है, बनाने वाला है जरूर कोई लगाने वाला है। जब इतनी छोटी सी चित्र को बनाने वाला है, इतने बड़े संसार को, जो सिस्टमेटिक संसार है, हर चीज टाइमली फिटिंग है। आप एक डीएनए को स्टडी करोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। संसार में किसी का डीएनए दूसरे के डीएनए से नहीं मिलता है। कल्पना से बाहर की बात नहीं है ये। पहले तो डाउट हो जाता है ये किसका लड़का है, नहीं है। अब तो वो डीएनए से सब पता लग जाता है, और डीएनए के डर से लोग कई बार घबरा भी जाते हैं। एक की मृत्यु हो गई, अब वह स्वयं गुरु बन के बैठा हुआ था बहुत बड़ा, उसके नाम बहुत सी प्रॉपर्टी ले रखी थी, और उसने ये झूठ बोल रखा था कि मेरी शादी नहीं हो रखी है। तो ट्रस्टी लोगों ने उसके नाम से, जो उसके साथ थे, उन्होंने खूब प्रॉपर्टी ले ली। जब उसकी मृत्यु हुई तो लड़का जो था वह आ गया और बोला जी लाश मुझे दो, ये तो मेरे पिताजी हैं। बोले तुम इनकी शादी नहीं हुई है? बोला ना है, मैं इनका लड़का हूं। बोला डीएनए से मिला लो। उसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया। अब वो फंस गए। अगर डीएनए मिलाते हैं तो आजकल तो सब कुछ चलता है। बोले हमारे गुरुजी समाधि में मरे नहीं है, 1.5 साल 2 साल से वो लास्ट फ्रीज में सड़ रही है, क्योंकि अगर निकालेंगे डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो वह संपत्ति सारी चली जाएगी। तो डीएनए इतनी बड़ी चीज है, किसी से किसी की डीएनए नहीं मिलती। कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या हम ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जो किसी से न मिले? हमारे लिए असंभव है। तो ये इतनी बड़ी रचना करने वाला जरूर कोई रचिता है, क्रिएटर है। आप खाना खा रहे हो और कह दो जी इसका कोई कुक नहीं था, ये अपने आप बन गया खाना, लोग हंसेंगे इस बात को सुन के। तो ऐसे जो सृष्टि करता है, आप उसको ईश्वर कहो, क्रिएटर कहो, कुछ भी अपनी भाषा में कुछ भी यूज करो, तो वो जो उसका सर्वर है जिससे वो सारा कंट्रोल कर रहा है, वो कॉस्मिक सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन हैं। राइट ब्रेन में वह आती है। आने का प्रोसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय, इसलिए मैं उसको प्रोसेस को नहीं समझाना चाहता, पर मन के माध्यम से किस ढंग से वो प्रोसेस खबर जाती है, किस ढंग से आंसर आता है, इसमें मन का रोल है।
इस विषय को हम अभी इसमें नहीं लेंगे, पर दाहिना ब्रेन उस जो सिग्नल वहां से आते हैं उसकी डिकोडिंग दाहिना ब्रेन करता है, और वह जब बाएं ब्रेन को पास करता है, दोनों मिलके फिर उस काम को सक्सेसफुली करते हैं। तो इसको मिलकर काम करना पड़ेगा। बाएं को और दाहिने को दोनों इक्वली सक्रिय होना पड़ेगा। दोनों मोबाइल आपके चार्ज होने पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हमारा बायां मोबाइल चार्ज हो रहा है, दाहिना नहीं हो रहा है। चार्जर क्या है हमारे अंदर? चार्जर हमारा मन है। मन के ऊपर तो सज्जनों कितना भी आप लेक्चर दे लो और सुन लो, मन को समझने में फिर भी समय लगता है। मेरे पास अमेरिका से एक जिज्ञासु का फोन आया, काफी बात पूछी उसने, काफी बताई, फिर भी बोला ये मन को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भैया अभी तक विज्ञान में आप पूरे इंटरनेट पे मन क्या है, व्हाट इज माइंड, साइकोलॉजी भी इसका सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। हाँ, एक पुस्तक है मैंने कहा हमारे यहाँ छपी हुई जिसका नाम है माइंड द मिडिल मैन, कि मन हमारे और भगवान के बीच में दलाल है। अगर आप पढ़ोगे सीरियसली तो कुछ हद तक मन क्या है, इसकी वर्किंग कैसे आपकी समझ में आएगी। तो ये मन हमारा चार्जर है। ये बाएं ब्रेन में रहेगा तो बाएं ब्रेन के न्यूरॉन्स को चार्ज करेगा, दाहिने मस्तिष्क में जाएगा तो दाहिने मस्तिष्क के न्यूरॉन को चार्ज करेगा। और आप हम अगर अपने मन को स्टडी करें तो हमें मिलेगा कि हमारा मन ज्यादातर क्या रहता ही बाएं ब्रेन में है, बाएं मस्तिष्क में रहता है। कोई विचार आना, कुछ प्लानिंग करना, कुछ बोलना, कुछ सुनना, ये सारे काम इंद्रियों के जितने भी है ये बाएं ब्रेन के थ्रू से होते हैं। इन सब के कंट्रोलिंग सेंटर, इन सब का जो एक्टिविटीज का सेंटर है वो बाएं मस्तिष्क है। तो हमारा मन जब बाएं मस्तिष्क में रहता है तो ये सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो दिन भर आप विचार कर लो, आपका मन कहाँ रहता है? बाएं मस्तिष्क में रहता है। तो चार्ज क्या हो गए? बाएं मस्तिष्क के न्यूरॉन होंगे। दाहिना मस्तिष्क में आप चार्जर को भेज ही नहीं रहे। पूछा बोले जी, मैंने कहा भैया तुम मोबाइल को बिना चार्जर के सीधा लगा दो बिजली के उस कनेक्शन में, क्या होगा? उसी से ब्लास्ट हो जाएगा, पटक फूट जाएगा तुम्हारा मोबाइल। क्यों? कि 220 वोल्ट को ये मोबाइल नहीं संभाल सकता, ये 4 वोल्ट को ही संभाल सकता है। तो चार्जर क्या करता है? 220 वोल्ट को कंटेन करके 4 वोल्ट पास करता है। ऐसे मन जो है, वो जो शक्ति हमारे अंदर है, जो बाहर प्रकट हुई कि उसने हिरोशिमा नागासाकी को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर है, हमारे अंदर है। ये शरीर 1 सेकंड भी नहीं बचता, मन ने इसको संभाल रखा है और शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए वो पास कर रहा है। मन फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है, भौतिक भी है, पराभौतिक भी है। ये पराभौतिक शक्ति को भौतिक में ट्रांसफर करके दोनों का कनेक्शन करा रखा है, ये कनेक्टर है। तो चार्ज जो आ रहा है, जो चेतना का प्रवाह है, फ्लो है, वो मन के थ्रू से, और मन हम रख रहे हैं बाएं मस्तिष्क में दिन भर। तो भैया न्यूरॉन्स तो बाएं मस्तिष्क के चार्ज होगी, दाहिने कहां से चार्ज हो जाएंगे? ये बात विज्ञान को पता लग गई। तो अब विज्ञान ने खोजना शुरू किया कि दाहिने मस्तिष्क को कैसे, इसके न्यूरॉन्स को कैसे काम में लिया जाए। तो एक छोटी सी चीज विज्ञान को मिली है, बहुत छोटी सी चीज, ये डायगोनल है। आप जब बाएं हाथ से लिखेंगे तो दाहिने मस्तिष्क के न्यूरॉन सक्रिय होंगे, दाहिने हाथ से लिखेंगे तो बाएं मस्तिष्क से निक्रिय सक्रिय होंगे। ये क्रॉस है। तो वैज्ञानिक कहने लगे, भैया न्यूरोलॉजिस्ट कहने लगे कि जो दाहिने हाथ से लिखने वाले हैं वो कम से कम 2-4 पेज रोज बाएं हाथ से लिखे, उससे उनका बायां मस्तिष्क दाहिना मस्तिष्क कि कुछ परसेंटेज में आधा से 1% एक्टिव हो जाएगा। मैं कॉलेज में रिलायंस कॉलेज करके काठमांडू में प्रोग्राम कर रहा था, तो प्रिंसिपल कहने लगा, बोला आपसे हफ्ते में 1 दिन मैं एक क्लास में सबको बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ तो शुरू हो दाहिना ब्रेन। बोला अब लोगों के दिमाग में बात आ गई कि दाहिना ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जीवन में।
दाहिने ब्रेन में कहा कि दाहिना ब्रेन, वैसे भी अचंभे की बात है, देखिए ना, इंग्लिश में बाएं ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन कहते हैं और दाहिने को राइट ब्रेन कहते हैं। लेफ्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो लेफ्ट का मतलब होता है बायां, और एक लेफ्ट का मतलब होता है बचा खुचा, और राइट का मतलब एक दाहिना होता है, एक राइट का मतलब सही, करेक्ट भी होता है। दाहिना मस्तिष्क जब भी जो निर्णय लेगा वो सही लेगा, कभी गलती नहीं लेगा। और बायां मस्तिष्क गलत भी निर्णय ले सकता है, सही भी ले सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कई बार हमने जीवन में अनुभव किया है कि हमने गलत निर्णय लिया, उसके कारण हमारे जीवन में कई संकट आ गए, कई परेशानियां आई। निर्णय लेने वाले हम थे। किसने लिया? बाएं मस्तिष्क ने लिया। क्योंकि बाएं मस्तिष्क को बीता हुआ काल का पता है और वर्तमान का पता है, भविष्य का पता नहीं है। किसको पता था भविष्य में कोरोना वायरस आकर के लोग घर में बिठा देगा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक? किसी ने सोचा था? कल्पना थी? कल्पना भी नहीं थी किसी को। तो बायां मस्तिष्क वर्तमान को जानता है, भूतकाल को जानता है, भविष्य को नहीं जानता। पर जो दाहिना मस्तिष्क है भविष्य को भी जानता है। इसलिए दाहिना मस्तिष्क जो काम करेगा वह फ्यूचर को कंसीडर करते हुए करेगा। इसलिए दाहिने मस्तिष्क से सारे निर्णय सही होते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप कई सफर में घर से निकलने वाले हैं और आप जिस बस में चढ़ने वाले हैं उस बस का एक्सीडेंट होने वाला है, मान लीजिए। अगर आपका दाहिना मस्तिष्क सक्रिय है, आप सुबह जब चलने को होंगे वो कहेगा मत जाओ मत जाओ मत। आपको अंदर से कहेगा यार पता नहीं क्यों मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। वो ये नहीं कहेगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि दाहिने मस्तिष्क में लॉजिक नहीं है, दाहिने मस्तिष्क में लैंग्वेज नहीं है, उसमें केवल इंट्यूशन है, प्रेरणा है। एक तरह की इंट्यूशन आएगा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और अगर आपने उस समय इंट्यूशन को मान लिया, आपका जीवन बच गया। क्योंकि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक अल्प मृत्यु होती है, एक परमानेंट मृत्यु होती है। अल्प मृत्यु में भी व्यक्ति मर सकता है, पर अपने को उसमें बचा भी सकता है। और परमानेंट जो मृत्यु आएगी वो तो आएगी, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कई अल्प मृत्यु प्रत्येक के जीवन में होती है। किसी के जीवन में 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, अलग अलग ये ग्रहों का इफेक्ट है। तो उससे दाहिना ब्रेन बचा देगा। आप कोई गलत निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे आपको बिजनेस में बहुत बड़ा भविष्य में नुकसान होगा, अगर आपका दाहिना मस्तिष्क है तो बचा देगा। कब क्या करना है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैंने तो क्या पाया, आपने मशीनें देखी होगी फैक्ट्रियों में, एक मैनुअल मशीन होती है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। मैनुअल मशीन में गलतियां हो जाती है कई बार बनाते समय, काम करते समय। ऑटोमेटिक मशीन में बटन दबा दो, काम परफेक्ट होता है और स्पीड से होता है। बिल्कुल बायां मस्तिष्क और दाहिने मस्तिष्क में यही अंतर है। बायां मस्तिष्क आपकी मैनुअल मशीन है, दाहिना मस्तिष्क ऑटोमेटिक मशीन है। आप बोलो कौन सा बढ़िया है? तो सज्जनों, विज्ञान ने इतना पाया कि दाहिने ब्रेन को पूर्ण रूप से सक्रिय करने का कोई फॉर्मूला साइंस के पास नहीं है। हाँ, एक बात साइंस को मिली, इसको साइंस अभी तक इसका आंसर नहीं ले पा रहा है कि जब बच्चा जन्मता है, गर्भ से बाहर आया है, कुछ नहीं किया है, और उस समय उसके दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स सक्रिय हैं, दाहिने ब्रेन की कोशिकाएं एक्टिव है। उसका दाहिना ब्रेन गर्भ से सक्रिय होकर कैसे आया, इसका आंसर साइंस के पास नहीं है। परंतु कहते हैं जहां भौतिक विज्ञान आंसर नहीं दे सकता, वहां आध्यात्मिक विज्ञान आंसर देता है। इसलिए कहा वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, गर्भ गीता में, गरुड़ पुराण में, कि बच्चा मां के गर्भ में मेडिटेशन करता है। मैं थोड़ी भाषा बदल रहा हूं, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, पुरानी भाषा में उसको ज्ञान प्राप्त होता है, इस तरह से है। अर्थ यही है, वह गर्भ में मेडिटेशन करता है। वो जो मेडिटेशन उसने गर्भ में किया, उस मेडिटेशन से उसका दाहिना ब्रेन गर्भ से ही सक्रिय होकर आया, और बाहर आकर उसने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। छोड़ा क्यों, इसके भी कारण है। वो जो मेडिटेशन उसने छोड़ा,
उससे क्या हो गया, मन जो दाहिने ब्रेन में जाता था वह नहीं जाके बाएं ब्रेन में रहने लगा। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, वाई, हाउ एंड व्हाट में उलझ गया उसका मन, और इस बाएं ब्रेन को विकसित करता चला गया, दाहिना ब्रेन उसका डोरमेंट होता चला गया। लोग कई कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कि चेतन मन और अचेतन मन। सजनो, कॉन्शियस माइंड क्या है, जब मन हमारा, ये जो बायां मस्तिष्क है ये कॉन्शियस ब्रेन है, और दाहिना ब्रेन जो है वो सब कॉन्शियस ब्रेन है। तो जब मन बाएं ब्रेन में रहता है तो हम इसको कॉन्शियस माइंड कह देते हैं, दाहिने ब्रेन में रहता है तो अब इसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। बात एक ही घूम करके आती है, मन आपका किस में है, बाएं में या दाहिने में है, उसी हिसाब से ये गुण बदल जाते हैं। तो गर्भ में उसने क्या किया था ये बात विज्ञान को पता नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं उसने गर्भ में मेडिटेशन किया था। वह मेडिटेशन, वह जो ध्यान सुमिरन, उसके सिंपल भाषा में हम कहेंगे सज्जनों, वह बेस्ट भी है और सही भी है। अब वह जो प्रश्न था जिन भाई साहब का, श्रोता बंधु का, सज्जन का, कि हमें 20 वर्ष से कम उम्र में क्यों लेना चाहिए, इसका कारण यहां पर आता है आंसर। साइंस कहती है कि बच्चा जब जन्मता है उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में डेल्टा वेव होती है। वेव को लेकर आज मैं बोलूंगा तो विषय लंबा चला जाएगा। बाएं मस्तिष्क में, दाहिने मस्तिष्क में हर समय डेल्टा होती है, और बाएं में भी डेल्टा है, तो उसके दोनों ब्रेन मिलकर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। 2 साल तक डेल्टा रहती है, 2 से 5 तक उसमें थीटा आ जाती है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। तो बाएं मस्तिष्क की स्पीड हो गई थीटा, दाहिनी की हो गई डेल्टा, तब भी करीब करीब मतलब 80% कनेक्शन होता रहता है। उसके बाद जब 5 वर्ष के बाद उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, बाएं मस्तिष्क में अल्फा वेव आ जाती है, जिसकी स्पीड है 8 से 12 साइकिल पर सेकंड। उस स्थिति में क्या होता है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई पर फिर भी दाहिने ब्रेन और बाएं ब्रेन का कनेक्शन बना रहता है। और बच्चा इतनी जल्दी सीखता है 12 वर्ष तक की उम्र में, उसकी सीखने की स्पीड के मुकाबले में आप और हमारा कुछ भी नहीं है। एक व्यस्त व्यक्ति कुछ भी नहीं है उनके सामने, इतनी उसमें सीखने की जल्दी और समझने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके दोनों मस्तिष्क काम कर रहे हैं। 12 वर्ष के बाद उसके बाएं मस्तिष्क में बीटा तरंग आ जाती है, जिसकी स्पीड 12 से 30 साइकिल तक है, और दाहिने में डेल्टा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाता है उस समय। और चूंकि उसने 12 साल तक दाहिने ब्रेन में चार्जर लगाया नहीं, वो निष्क्रिय होता चला गया, तो एक पांव वाला बन जाता है। आप एक पांव पे चलोगे तो कितना चल पाओगे, क्या सुख से चलोगे? और मान लीजिए मेरा एक पांव ठीक है और दूसरा पांव कमजोर हो रखा है, काम नहीं कर रहा है, और एक डॉक्टर मुझे कहता कि भैया मेरे पास 15 दिन आ जाओ, मैं तुम्हारे दूसरे पांव का कुछ दवाई दूंगा, कुछ उसका फिजियोथेरेपी करूंगा और तुम्हारा दूसरा पांव ठीक कर दूंगा। मैं कहूँ डॉक्टर साहब अभी तो बहुत बिजी है मेरी शेड्यूल, मैं 60 साल की उम्र के बाद आऊंगा। आप क्या कहोगे, कैसे मूर्ख हो? कोई भी नहीं कहेगा, कहेगा सारे काम छोड़ के भी मैं आऊंगा, जीवन कितना सुगम हो जाएगा। ये बात तो हम मानते हैं। तो सज्जनों, क्या दाहिना मस्तिष्क हमारे लिए जरूरी नहीं है? ये भी तो हम एक पांव वाले बन गए। दाहिना मस्तिष्क अगर चालू नहीं हुआ, केवल बाएं मस्तिष्क से जीवन बिताना पड़ा, तो क्या होगा? तकलीफ और दुख में तो जीवन बिताएंगे। इसीलिए भारत में सनातन धर्म में एक परंपरा थी जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। वो उपनयन संस्कार गर्भ की साधना सिखाने वाला संस्कार था सज्जनों। में सच कह रहा हूं आपसे, एक ही दिन में सारी बात समझाई नहीं जा सकती, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। वह जो साधना गर्भ में की थी, उसी साधना को फिर से सिखाने का जो संस्कार था वह उपनयन संस्कार था 12-13 वर्ष की उम्र में। क्योंकि अब उसके ब्रेन में बीटा वेव आ गई है, इसको फिर से वो गर्भ की साधना सिखा देंगे तो वो बीटा से अल्फा थीटा में चला जाएगा,
और दोनों ब्रेन मिलकर काम करेंगे। और मन की जितनी देर हम मेडिटेशन करते हैं, वह गर्भ की साधना करते हैं, वह मन की तरंगे मन दाहिने ब्रेन में रहता है, दाहिने ब्रेन की के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। कौन सा मेडिटेशन, कौन सा ध्यान सिमरन जो हमने गर्भ में किया था। आजकल तो मेडिटेशन के तो सज्जनों वो लगे हुए हैं, एक बिजनेस बन गया है और अनेक प्रकार के मेडिटेशन है। व्यक्ति कंफ्यूज है, कौन सा करूं, विपासना का करूं, राजयोग करूं, फलाना करूं, दिखाना, इतनी तरह के मेडिटेशन हो गए, व्यक्ति कंफ्यूज हो गया है। इसका मैं सिंपल आंसर सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। आप जहां भी मेडिटेशन सीखने जाओ, कहो जी मुझे गर्भ का मेडिटेशन सिखा दो, और एक शब्द में इसमें जोड़ देता हूं, जिस मेडिटेशन में बाएं मस्तिष्क का उपयोग है, आपके इंद्रियों का उपयोग है, उसको भौतिक ध्यान कहते हैं। और जिस उससे आपका मन बाएं मस्तिष्क में रहेगा, दाहिना मस्तिष्क सक्रिय नहीं होगा। दाहिना मस्तिष्क तब सक्रिय होगा जब आप इस भौतिक ध्यान से हटके पराभौतिक ध्यान, मेटाफिजिकल मेडिटेशन सीखोगे, जिसमें इंद्रियों का उपयोग ही नहीं है, लॉजिकल ब्रेन का उपयोग ही नहीं है, मन इनसे टोटल हट गया। वह ध्यान मेटाफिजिकल मेडिटेशन है, पराभौतिक ध्यान है। आज जितने भी ध्यान मेडिटेशन आप सीखते हैं, उसमें 99.9% जो है भौतिक ध्यान सिखाते हैं। कोई कहेगा दिमाग से सोचो, सोचता कौन है, बायां मस्तिष्क सोचता है। कोई कहेगा त्राटक करो, कौन कर रहा है, आंख से कर रहे हैं। कोई कह रहा है पॉजिटिव थॉट्स लो, कौन ले रहा है, बायां मस्तिष्क ले रहा है। जितने भी, कोई कहता है मंत्र जपो, कौन जप रहा है, भाषा किस में, बाएं मस्तिष्क में। आप जो भी साधना कर रहे हो, उसमें आपकी इंद्रियां बायां मस्तिष्क कनेक्टेड है, वह मेडिटेशन भौतिक ध्यान है, पराभौतिक आध्यात्मिक ध्यान नहीं है। गर्भ में बच्चे के पास ये सब था ही नहीं, सारी इंद्रियां तो उसकी बंद थी, दरवाजे सारे बंद थे। उसने क्या चीज का, कैसे ध्यान किया और क्या सुमिरन किया। वैसे मेरे पास एक ने प्रश्न किया, ध्यान और सुमिरन में क्या अंतर है। सज्जनों, कभी इस विषय को हम लोग लेंगे। तो ध्यान गर्भ में उसने कैसे किया फिर, तो शास्त्र कहते हैं उसका तीसरा नेत्र खुल गया। हमारे पास 3 आंखें हैं, 2 आंखें बाहर देखने की, एक तीसरी आंख है। कई लोग कहते हैं ज्ञान की आंख है, ये हमको कंफ्यूज कर देते हैं। ये पार्टिकुलर आंख का पॉइंट है सज्जनों, जैसे इन आंखों का पॉइंट है, ऐसे इसके पीछे एक पॉइंट है जहां पर तीसरी आंख है, उस पॉइंट पे तीसरा आंख है। वो थर्ड आई उसकी खुल जाती है, वह माइक्रोस्कोपिक आई है। उसके बारे में डिटेल में मैं किसी दिन जब इस पे चर्चा करूंगा, उस दिन आपके सामने रखूंगा ये थर्ड आई के बारे में, और ईश्वर को थर्ड आई के द्वारा कैसे गर्भ के अंदर बच्चा देखता है। ये सब बातें हम एक एपिसोड में अलग से करेंगे। तो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो अंदर में ज्योति का ध्यान करता है। तब उसका मन बाएं मस्तिष्क से डिटेच रहता है, कोई थॉट्स नहीं होती, वहां कुछ नहीं होती। नेत्र खुल गया और आपने उस ज्योति को में मन को जोड़ दिया, तो थॉट्स जीरो हो जाते हैं, ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं, क्योंकि मन कट गया वहां से। मन बाएं मस्तिष्क में जब गया ही नहीं, तो विचार कहां से आएंगे, थॉट्स कहां से आएंगे, और इंद्रियां आपने सब बंद कर ही रखी है। तो वो जो ध्यान है, जिसको मैं सिंपल भाषा में मेटाफिजिकल मेडिटेशन कहता हूं, पराभौतिक ध्यान, आपके दाहिने मस्तिष्क को गारंटीडली सक्रिय करता है, सचमुच में करता है सज्जनों। मैंने बहुतों के जीवन में चीज प्रैक्टिकली देखी है। जो सीरियसली उस ध्यान को करता है, उसका धीरे धीरे इंट्यूटिव ब्रेन सक्रिय होता चला जाता है, उसके रिजल्ट आने लगते हैं जीवन में। शांति, इंट्यूशंस, राइट डिसीजंस, कितने गुण आ जाते हैं उसके अंदर में, ऑटोमेटिक आते हैं। तो वो जो पराभौतिक ध्यान इसलिए कम उम्र में सिखाने की थी। अब आपकी उम्र 60 साल हो गए, आपने वो ध्यान सीखा नहीं, एक पांव पे आप चल रहे हो 60 साल तक, तो क्या तकलीफ नहीं पाएंगे? तो क्या है, मेरे को एक छोटी सी कथा याद आ गई कि जिसने अपने दोनों मस्तिष्क सक्रिय नहीं कर रखे हैं, वो कैसा जीवन बिताता है, उसके जीवन किस ढंग से बीतता है, वह जीवन में इंजॉय नहीं करता, वह जीवन बिता के सुख की आशा में उसका पूरा जीवन बीतता है, सुख नहीं मिलता उसे। कहते हैं भगवान एक बार उम्र बांट रहे थे, सबको 40-40 साल की उम्र दे दी, गधा, कुत्ता, हाथी, बिल्ली जो भी आए सबको 40 ईयर्स दे दिया, बराबर दिया।
मनुष्य आया, मनुष्य को भी 40 साल की आयु दे दी। मनुष्य ने कहा प्रभु इतना अच्छा शरीर है, आपने 40 साल की उम्र दी है, कुछ और मिल जाते तो अच्छा था। क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है इसको, सब कुछ आपने इसमें इतना, ये जो ह्यूमन कॉर्टेक्स है, हमारा जो मस्तिष्क है, आप इसके बारे में जो पढ़ेंगे तो इतना आश्चर्यचकित है इसके बारे में, आश्चर्यचकित है कि और जानवरों की अपेक्षा में क्या स्पेशल ब्रेन बनाया भगवान ने। ये जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो आपका मेन मस्तिष्क है, और जानवरों के मस्तिष्क से तुलना में न्यूरॉन्स तो इससे 10 गुना ज्यादा डॉल्फिन में है, एलिफेंट में है। हमारे से ज्यादा न्यूरॉन कोशिकाएं हैं, पर उनकी संरचना ऐसी है कि मानव के ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकती, इतना स्पेशल बना रखा है। तो कहा भगवान आपने इतना स्पेशल सब कुछ बनाया है, मनुष्य शरीर मेरा, उम्र तो थोड़ा बढ़ा दो। बोले भाई कोई वापस करेगा तो मैं ऐड कर दूंगा। इतने में आ गया गधा, बोला जी 40 साल तक बोझा ढोते ढोते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी, मेरी उम्र आधी कर दो। उसकी आधी कर दी, मनुष्य को दे दी। कितनी हो गई? 60 हो गई। कुछ और भी मिल जाए। कुत्ता आ गया, उसने कहा जी मैं तो औरों के भरोसे रहना पड़ेगा, मालिक जैसा रखेगा वैसा रहना पड़ेगा, मेरी उम्र इतनी उपेक्षा अपमान की जिंदगी इतनी लंबी बिताकर क्या करूंगा, मेरी भी कम कर दो। उसकी आधी करके 20 मनुष्यों को दे दी। फिर आ गया उल्लू। उल्लू ने कहा भगवान की बोली भी इस पे लेकर क्या करूंगा, मेरी 20 साल घटाकर मनुष्य को दे दी। जो जिसने 20 साल से कम उम्र में उस पराभौतिक ज्ञान को नहीं सीखा, सज्जनों, वो यही उम्र बिताता है। बचपन में तो सोचता मैं सब कुछ कर सकता हूं, 30, 35, 40 साल तक तो लगता है कि मैं सब कुछ हूं, मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं। उसके अंदर एक दो बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद किसका जीवन शुरू हो गया? बोझा ढोने वाली लाइफ शुरू हो गई। बच्चों की फीस देनी है, खाना राशन लाना है, डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई है, सुबह से शाम तक फैमिली को संभालने में लगे रहते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों का बिजी लाइफ होता है, सुख नहीं भोगते। और इसी में इस आशा में बिताते हैं कि क्या 20 साल तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, MBA करा रहा हूँ, मेडिकल डॉक्टर बना रहा हूँ, इंजीनियर बना रहा हूँ, विदेश में स्पेशल ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, PhD करवा रहा हूँ, ये बाद में तो मैंने एंजॉय करना है, 20 साल तो है। वो 20 साल बुरी तरह परिश्रम करते हुए जीवन बिताता है, बोझा ढोता है गृहस्थी का। आप समझ गए होंगे। 60 साल पूरी हुई, खुद रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, बिजनेस भी है तो बच्चों ने संभाल लिया, शादी हो गई बच्चों की। अब बच्चे बहू जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। पुराण में सुनाते हैं, हमारे एक व्यास जी सुना रहे थे, बोले लड़के का माँ बाप के प्रति 100% प्रेम होता है, शादी के बाद 50-50 हो जाता है, बच्चे होने के बाद वो 50 भी बच्चों में चला जाता है। तो मेरी यही है, माँ बाप ने तो एक दिन संसार से चले जाना है। कोई कोई होता है जो माँ बाप का भी ख्याल करता है, और माँ बाप ने ज्यादा मेहनत कर रखी है, कभी कुछ खरा खोटा सुना देते हैं तो कहते हैं यार ये बहुत परेशान करते हैं, इनको ओल्ड एज होम में भेजो, वृद्धाश्रम में भेजो। वृद्धाश्रम आपके बड़े लोगों के माँ बाप मिलेंगे, गरीबों के नहीं मिलेंगे। तो सज्जनों, और घर में है तो वही जिंदगी बितानी पड़ेगी, जैसे कहें वैसे रहना पड़ेगा, जैसा दें वैसा खाना पड़ेगा, कभी कभी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, भाई हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप जरा पोते का ख्याल कर लेना, या आप खाली बैठे हो पोते को ले जाओ स्कूल में, लेके आ जाया करो, क्या है आपके पास, काम तो कुछ है नहीं। उस समय पता लगता है कि अरे इससे अच्छा तो मेरा वो 40 से 60 वाला ही जीवन था, कम से कम अपनी तो चलती थी। पर सजना अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बहुत बुरा हाल है, आंख से दिखता नहीं है, रात भर नींद नहीं आती, लोग कहते भगवान इस बुड्ढे को उठा क्यों नहीं रहा। कुछ बोलो भी तो पोता कहता बाबा आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं आता, उछल के बोलता है। कहां सुख भोगा सज्जनों? क्या इसीलिए मनुष्य जीवन मिला था? बड़े भाग्य मानव तन पाए से मनुष्य से मिला, यही गधा जिंदगी बिताने के लिए। भगवान दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। हमने बिलो 20 में प्रिपरेशन नहीं किया, हमने उस साधना को नहीं सीखा जिसको हमने गर्भ में किया था। और मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर आपने गर्भ की साधना को सीख लिया और प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि देखिए दवाई कितनी भी बढ़िया हो, अगर आप उसको खाएंगे नहीं
तो वह आपका भला नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं होगा उसका। पर अगर आपने गर्भ की साधना को, उस मेडिटेशन को, मेटाफिजिकल मेडिटेशन को, जिसको हमने संसार के सब व्यक्तियों ने, सारे संसार के लोगों ने गर्भ में किया था, उसमें भेदभाव नहीं था कि किसी ने रशिया वाले ने अलग किया होगा, अमेरिका वाले ने अलग किया होगा, इंडिया वाले ने अलग किया होगा। उस साधना को अगर आप करेंगे तो आप अपना जीवन भी सुखी बनाएंगे और औरों को भी सुखी बनाने में हेल्प करेंगे। अपने लिए क्या, संसार के लिए जी सकते हैं, इतनी क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। अपना काम तो आप इजीली करेंगे। गृहस्थी में होते हुए भी आप 25% मेहनत से घर संभाल लेंगे और 75% आप उस समय समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो कहां आपने गधे का जीवन बिताया? जब 60 साल उम्र हो, आप घर से अलग हो गए, या घर में आपका कनेक्शन बिल्कुल गेस्ट की तरह हो गया, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज आपको हाथों पे रखेगा। आपने कहां कुत्ते का जीवन बिताया? 80 हो गए, शास्त्र में कहा संन्यास आश्रम, 60 साल के बाद का वानप्रस्थ आश्रम, साधु बन गए, सत्संग सुना रहे हैं, लोग आपकी सेवा करें। हमारे महात्मा फकीरानंद जी, रामानंद जी, कितने वृद्ध अंत तक भी उनकी सेवा होती रही। कहां उन्होंने उल्लू वाला जीवन बिताया? ये जीवन 100 वर्ष तक भी आप सुख और शांति से बिता सकते हैं। इसके लिए आपको गर्भ की साधना सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप गर्भ की साधना सीखोगे, आपके दोनों ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और दोनों ब्रेन मिलकर काम करेंगे तो आपका ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाएगा। और उस सुपर ब्रेन बनाने का तरीका है, गर्भ की साधना को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर आप कह सकते हैं कि मैं इस जीवन को सुख और चर्चा करेंगे। वैसे तो कंप्लीट विषय तो नहीं हो पाता है, एक कितनी बातें रह गई, पर के सामने बातें रख दी। कल हम कुंडलिनी पे चर्चा करेंगे। कुंडलिनी क्या है, कैसे हमारे शरीर में इसको कैसे एक्टिव करना पड़ता है, ये फ्लो कैसे है, और इसको जगाने के तरीके क्या हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है, प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं। इस कुंडलिनी को लेकर कल सारी चर्चा हम करेंगे। आप अपने मित्रों को, जिनको भी आप इनवाइट करते हैं, करिए, और 2 दिन 4 दिन जब तक हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसका आनंद ले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।